हारिस, वो हो गया। आवाज़ आ रही? नहीं, एक मिनट, इधर करना, इधर करना। वालेकुम अस्सलाम। सर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वालेकुम अस्सलाम उमामा। सर मुझे कंफर्म कर दें। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। दैट्स सो अमेजिंग टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ अहम बातें की थी, सही है? तो आए सर हम लोग से, जस्ट होल्ड ऑन विद मी फॉर कपल ऑफ मिनट्स। बस ग्रीन टी और जो शानदार के साथ। सर बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है ना? कोई ब्लरनेस वगैरह तो नहीं है? चलो बहुत बेहतर हो गया। थैंक यू सो मच पीपल फॉर योर काइंड इनपुट। ग्रुप पर भी मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ताकि वो बच्चे जो है जो नमाज के लिए गए थे, जिनको मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक दिया था, दे कैन एक्चुअली ज्वाइन इन। बच्चों सिर्फ 1 मिनट। हाँ माजरत यार, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर लेट अस क्विकली रीकैप जो हम लोगों ने पढ़ा। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सही है सर? अच्छा सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कहाँ तक बात की थी, हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हम लोगों का सेशन है, इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट वन। इसमें हम लोग जो है कैश फ्लोज की सारी फाउंडेशन जो है हम लोग देख लेंगे। सर हमने सबसे पहले बात की थी कि सर IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है, ये वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सही है?
जस्ट लाइक एनी अदर कंपोनेंट, जैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया। सही है, शुरू के दो आप ऑलरेडी जो है अपने बेसिक लेवल पर पढ़ चुके भी हो, ठीक है। अगर कोई रिवाइज करना चाहता है तो इस पर जो है वो मैंने अपने लेक्चर जो हैं इनफैक्ट अपने चैनल पर ही जो है पूरी प्लेलिस्ट जो है वो डाल दी है, तो जो है अगर आप एक दफ़ा देख लो वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक का, तो इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स में आपको कभी इशू भी नहीं होगा और जो है पेपर पर्सपेक्टिव से भी जो है सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अगर मैं बात करूँ सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है इट्स वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल्स, यू नो कि जब आप बिज़नेस चला रहे होते हो तो बिज़नेस में दूसरी चीज़ों के साथ जो है जो आपकी लिक्विडिटी होती है कि आपके पास कैश कितना है, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखो, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप जो है आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप अपने जो है रोज़मर्रा के जो है खर्चे पूरे नहीं कर सकते। मगर अगर आपके पास कैश है, आप नुकसान में हो ना, तो वो बोलते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली शोज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसके ऊपर मैंने आपको रेशनलाइज भी करवाया था लास्ट सेशन में कि किस तरीके से अगर आपके पास जो है एक दिन में अगर आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपका क्रेडिट पीरियड जो है वो एक दिन का है और अगर आपका क्रेडिट पीरियड लेट से 6 महीने का है, तो आपके जो है पैसे की रोलिंग में और प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, क्योंकि सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी सर, दो किस्म की बेसिस होती हैं, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। तो सर याद रखें आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो आपकी कैश बेसिस पर होती है, सिवाय पूरी की पूरी अकाउंटिंग आपकी एक्रूवल बेसिस पर होती है, सिवाय आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका कैश बेसिस पर बनता है, ये वाहिद स्टेटमेंट है जो आपकी कैश बेसिस पर बनती है, बाकी जितनी भी अकाउंटिंग है वो आपकी सबकी सब एक्रूवल बेसिस पर होती है। अच्छा सर, फिर हमने बात की सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है क्या, इसकी आप जो है ज़रा डेफिनेशन बताएं। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इट्स नथिंग, देखें आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों की जो रिकन्सिलिएशन है उसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हो। अलबत्ता स्टैंडर्ड ने एक फॉर्मेट बताया हुआ है, उस फॉर्मेट के तहत जो है वो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। सही है, वो फॉर्मेट क्या है कि आपने अपनी कैश फ्लोज को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन 3 टुकड़ों में तोड़ के आपने बताना होता है। सही है सर। अच्छा सर, हमने बचपन में पढ़ा था कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, दोनों सेम है, बस फ़र्क इतना है कि कैश बुक का कोई फॉर्मेट नहीं होता, बड़ा बेढंगा सा फॉर्मेट होता है, तुमने देखा होगा वो टी अकाउंट की फॉर्म में तुम बना रहे होते हो। यहाँ जो है बाकायदा आपका फॉर्मेट है, क्योंकि अब जो तुम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो या रिपोर्टिंग कर रहे हो वो यूजर के लिए कर रहे हो, और यूजर कुड बी इंजीनियर, कुड बी डॉक्टर, इनफैक्ट ही कुड बी अ नॉन अकाउंटेंट। तो नॉन अकाउंटेंट को अगर तुम कैश बुक दिखाओगे तो शायद वो नहीं समझेगा, बट जब तुम नॉन अकाउंटेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाओगे तो वो समझ जाएगा, हालांकि दोनों सेम चीज़ है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो जो तुमने बचपन में कैश बुक पढ़ी थी और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हो, ये सेम चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ जो है यूज़र के परस्पेक्टिव से आप जो है थोड़ा सा जो है अपनी कैश बुक का जो यानी आई वुड से जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बना रहे हैं। सही है ना सर। आगे बढ़ते हैं। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इट्स नथिंग बट जस्ट अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाइफरकेटेड इनटू 3 कैटेगरीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा सर, ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सर ये क्या चीज़ हैं, इसके ऊपर सर मैंने आपको बर्ड्स आई व्यू दिया था, आज इंशाल्लाह डिटेल में हम एक एक उस पर इंसाइक्लोपीडिया खोलेंगे। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि सर आपने मेन कारोबार करके कैश कितना कमाया या कितना गवाया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि सर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके आपने कितना कमाया कैश या कितना गवाया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि सर बिजनेस को जो फाइनेंस मिला है, सही है, या बिजनेस को जो लेंडर से या ओनर से जो पैसे मिले हैं उसके अगेंस्ट बिजनेस ने कैश कितना अर्न किया या कैश कितना जो है रीपे किया या इंटरेस्ट के नाम पे कितना या डिविडेंड के नाम पे कितना दिया। सही है, इसको हम लोगों ने डिटेल में देखना है, यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा सर, फिर लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि सर जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सर कैश इंक्लूड्स कैश इक्विवेलेंट एज वेल। तो सर कैश इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, कैश इक्विवेलेंट इज नॉट एक्चुअली कैश बट इट इज एज गुड एज कैश। फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, बैंक में आपका बैलेंस है, इट इज नॉट कैश बट इट इज एज गुड एज कैश, इट इज एज लिक्विड एज कैश। सर लिक्विड का मतलब क्या है, सर फॉर एग्जांपल आपका खुला हो सकता है, यानी अगर बैंक में मेरे अकाउंट जो है वो बैंक में मेरे पैसे पड़े हुए, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बैंक से पैसे निकालने जाके किसी को रीपे कर देना, तो इट इज एज गुड एज कैश। जैसे तुमने प्लास्टिक मनी का नाम सुना होगा, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड जो है या आपका डेबिट कार्ड जो है वो कैश नहीं है बट इट कैन बी यूज्ड एज अ कैश।
अब जो दुनिया जा रही है वो ऑब्वियसली प्लास्टिक मनी पर जा रही है, इनफैक्ट अब तो क्रिप्टोज का भी जमाना है, ठीक है ना। तो सर इधर एक सवाल आता है कि सर ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं शॉर्ट टर्म नेचर की, शेयर्स हो गए, तो सर क्या वो कैश इक्विवेलेंट में आती हैं? सर याद रखें, शेयर्स कभी भी कैश इक्विवेलेंट में नहीं आते। ये तुम्हारा एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। बताओ, शेयर्स कंपनी ने खरीदे बेचने के लिए, तो किसी कंपनी के शेयर्स अगर आपने खरीदे हुए बेचने के लिए, तो सर क्या ये कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आएंगे? नो। अच्छा सर, कौन सी इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट में आती है? तो सर याद रखो, मैंने लिखवाया हुआ भी है कि सर वो इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 3 मंथ्स हो, वो आपकी कैश इक्विवेलेंट में आएगी। यानी एग्जाम में अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट दी नहीं और लिखा हुआ है कि 2 महीने का मैच्योरिटी पीरियड है, तो तुम इस इन्वेस्टमेंट को कहाँ लोगे? कैश इक्विवेलेंट में लोगे। सही है ना, मतलब तुम इसको कैश ही ट्रीट करोगे। सर कैसे करना है अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं, सही है ना। हमने पूरा अभी इंसाइक्लोपीडिया खोलना है। अच्छा सर, ये करने के बाद फिर हमने बात की कि सर थोड़ी देर के लिए हमने बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप भूल जाओ। आप सर ये बताएं कि प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर लेट्स से आपके पास इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपको बोला जाता है कि भाई इसमें से कैश प्रॉफिट निकाल के दो, क्योंकि आप सब जानते हो कि प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट में एक्रूड प्रॉफिट भी होता है, कैश प्रॉफिट भी होता है, सही है। और आपको ये भी पता है कि सर जब हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, इट्स एक्चुअली इनकम और एक्सपेंस बिहाइंड दैट प्रॉफिट और लॉस। भाई प्रॉफिट और लॉस का कोई नेचर थोड़ी है, it's actually income or expense behind that profit. If income is higher than expense, it becomes profit. If it's a flip side, it becomes loss. तो सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी इनकम या एक्सपेंस हो जिसके अगेंस्ट आपने कुछ पे नहीं किया हो या आपको ना मिला हो, तो एक्रूड प्रॉफिट। कुछ ऐसी इनकम या एक्सपेंस हो जिसके अगेंस्ट आपको जो है आपने कुछ पे किया हो या आपको कुछ मिला हो, कैश प्रॉफिट। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आता है, हमने लास्ट सेशन में डिटेल में बात की है, उसका लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया था सर, वो प्रॉफिट होता है आपका एक्रूड प्लस कैश। अब सर अगर मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछूं, सर आप मुझे बताओ कि मुझे टोटल प्रॉफिट में से कैश प्रॉफिट निकालना है, तो मैं क्या करूं? तो हमने क्या बात की कि सर एक्रूड प्रॉफिट को जो है आप एक्सक्लूड कर दो, एक्रूड प्रॉफिट को निकाल दो, माइनस नहीं, एक्सक्लूड करना। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सर इनकम जब इंक्लूड हुई थी तो आपने प्लस करा था प्रॉफिट में, अब जब एक्सक्लूड करोगे तो इनकम को तो माइनस करोगे, बट सर जब एक्सपेंस को आपने इंक्लूड करा था तो माइनस करा था, तो एक्सपेंस को जब आप एक्सक्लूड करोगे तो प्लस करोगे। तो सर वो कौन से एक्सपेंसेस होंगे सर जिसके अगेंस्ट आपने कैश पे नहीं करा? सर कौन सी इनकम होंगी जो एक्रूड प्रॉफिट कहलाएंगी या एक्रूड इनकम कहलाएंगी जिनके अगेंस्ट आपको कैश नहीं मिला, सही है। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सपेंस या कौन सी इनकम के अगेंस्ट जो है लेस देन 3 मंथ्स वाली जो है, जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स हो, सही है। अच्छा सर, अब सवाल ये है, ये टिप फॉर लाइफ दे रहा हूं, ये आपने याद रखनी है, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। सर हाउ कम वी वुड नो कि कौन सा एक्सपेंस या कौन सी इनकम कैश एक्सपेंस है या कैश इनकम है, हमें कैसे पता चलेगा? तो सर इसके ऊपर मैंने आपको टिप फॉर लाइफ बाय मारफानी दी थी, मैंने लिखवाया भी था कि सर कोई भी ट्रांजैक्शन हो ना, एंड इफ यू आर टू लुक एट के उस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो उसकी एंट्री पास कर लो। अगर उस एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है ना, तो ईमान रख लो वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा ना, तो ईमान रख लो वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, जैसे लास्ट सेशन में तुम्हें रिकॉल होगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैं जो है एक्सक्लूड करवाता था, प्लस करवाता था प्रॉफिट में टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन की आप एंट्री पास कर लो, कोई कैश ही नहीं आता, सही है ना। अच्छा सर, इसके ऊपर फिर हमने जो है डिटेल में प्रैक्टिस भी की थी, सही है। हमने जो है 2-3 बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए कि सर अगर आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको कैश प्रॉफिट निकालना है, सो हाउ एक्चुअली you would exclude accrued profit, or in other words accrued income or accrued expense, or in other words non cash income or non cash expense, सही है ना। अच्छा मुझे क्विकली रिकैप करवा दो, रिकवरी ऑफ राइट ऑफ जो आपको होती है, इज इट अ कैश इनकम और अ नॉन कैश इनकम? सर रिकवरी ऑफ राइट ऑफ, सर इट्स अ कैश इनकम, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा होता है, सही है। सर एक बच्चे का सवाल आया था मेरे पास, सर अमोटाइजेशन एक्सपेंस सर क्या होता है?
सर अमोटाइजेशन एक्सपेंस तुम समझ लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो है पैरेलल है। सर वो एसेट्स जो टेंजिबल होते हैं पीपी, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वियर एंड टियर का एक्सपेंस चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और अगर तो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हो गया, आपकी कोई प्रोडक्ट फार्मूला हो गया, कोई केमिकल्स हो गए, उसकी जो वियर एंड टियर होती है, उसके लिए जो आपका एक्सपेंस चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड अमोटाइजेशन। तो सर याद रखो, अमोटाइजेशन का वही ट्रीटमेंट होगा जो डेप्रिसिएशन का होगा, अमोटाइजेशन का वही ट्रीटमेंट होगा जो डेप्रिसिएशन का होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमोटाइजेशन का वही ट्रीटमेंट होगा जो डेप्रिसिएशन का होगा। इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस लाइक अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर बेड डेट एक्सपेंस, सर नॉन कैश एक्सपेंस है, एक्सक्लूड करेंगे। सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में डिक्रीज आ रहा है या इंक्रीज आ रहा है, नॉन कैश, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे। तो सर हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन में प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सीखा। फिर मैंने आपको बताया कि सर देखो, जब भी आप प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालते हो ना, तो आपके इनकम और एक्सपेंसेस के अलावा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का भी इंपैक्ट आता है। जब भी आप प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालते हो तो आपका इनकम और एक्सपेंसेस के अलावा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का भी जो है वो आपका इंपैक्ट होता है टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। तो इस पर पहले मैंने आपको रूल समझाया, याद करवाया, उसके बाद मैंने आपको लॉजिक दी ताकि आप जिंदगी भर जो है इंशाल्लाह ये चीज कभी ना भूलो कि सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ आप क्या ट्रीटमेंट करते हो टू अराइव एट कैश प्रॉफिट फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट एज पर एसोसिएट। तो सर वो रूल क्या था, उसके ऊपर मैंने आपको जो है आपके लेवल का एक जो है मैंने नोट बाय मारफानी भी बताया कि सर अगर तो आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी दिए हुए हैं, यू आर टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, तो करंट एसेट्स के साथ कौन सा सलूक करना है, करंट एसेट्स के साथ कौन सा, हाँ करंट एसेट्स के साथ जो है सोतेली माओ वाला सलूक करना है। मतलब बढ़े हो करंट एसेट्स पिछले साल से तो आप प्रॉफिट में कम कर देना टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। और अगर आपके करंट एसेट्स पिछले साल से कम हो रहे हो तो आप टोटल प्रॉफिट में ऐड कर देना टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। सर इसकी लॉजिक बाकायदा डिटेल में हमने देखी थी और इसके ऊपर मैंने जो है अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है आपके लिए कि आप लोग जो है उसको देख भी सको। सही है ना सर, इसकी लॉजिक याद रखना, क्योंकि आज जब मैं कॉर्पोरेट लेवल पे भी ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहा होता हूं तो बाजों का पीपल एक्चुअली गेट कंफ्यूज्ड कि हम ऐसा करते क्यों हैं। सही है ना, तो इसकी लॉजिक को याद रखना, ये तुम्हें लॉजिक याद होनी चाहिए। सही है सर। अच्छा सर, करंट लायबिलिटीज के साथ मैंने बोला था सगी माओ वाला सलूक। सही है सर, वो कैसे, क्या मतलब सर आपका, सर करंट लायबिलिटीज पिछले साल से बढ़ रहे हो तो आपने प्रॉफिट में ऐड कर देना है, करंट लायबिलिटीज पिछले साल से कम हो रही हो तो आपने प्रॉफिट में लेस कर देना है। इसके ऊपर सर फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, सही है, कुछ इलस्ट्रेशंस की थी, मैंने अपने हैंडआउट से भी इलस्ट्रेशन करवाई थी और फिर मैंने तुम्हें जो है इसकी लॉजिक बताई थी, बाकायदा डिटेल में लॉजिक हमने देखी थी कि सर करंट एसेट्स के साथ जो है आप इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों रखते हैं टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, और करंट लायबिलिटीज के साथ आप डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों रखते हैं, मतलब पिछले साल से बढ़ रही हो तो आप ऐड क्यों कर देते हैं और पिछले साल से कम हो रही हो तो आप लेस क्यों कर देते हैं। तो सर हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें कवर की थी। अब सर उसी चीज़ को जो है लेट्स मूव ऑन टू एक्चुअली फर्दर एडवांस्ड एरिया। सर अगर किसी का कोई सवाल है, अलीना इस पे बच्चा मेरी वीडियो है, बाकायदा शॉर्ट वीडियो है, आप जो है क्या कहते हैं मुझे ज़रा रिमाइंड करवा देना, आफ्टर क्लास में लॉजिक इसकी भेज दूंगा। मैंने इनफैक्ट ग्रुप पे जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाला हुआ है, तो यू कैन रेफर टू दैट। आखिरी के जो 5 से 6 मिनट हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल में लॉजिक दी है। सही है, तो आप वो देख लेना। और अगर आपको वो रिकॉर्डेड पूरे डिटेल लेक्चर में ना मिले तो मेरे जो है चैनल है उस पर जाके आप देख सकते हो, वाई वी इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से जो है वो आपको मिल जाएगा। सर कैश फ्लो एंड कैश ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है? कैश फ्लो इज अ ब्रॉडर टर्म, सही है, ट्रांसफर उसके अंडर आ जाता है। सही है, ट्रांसफर इज वन ऑफ द वे, फ्लो कुड बी डिस्पोजल। सही है, ठीक है ना, तो फ्लो इज अ ब्रॉडर टर्म, ट्रांसफर एक छोटा सा टर्म है जो उसमें आ जाता है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज क्लियर है। अब मैं चाहूंगा सब इधर मुतवज्जे हो जाएं, क्योंकि आज हमने कुछ बहुत अहम चीजें देखनी है। आज की क्लास अगर तुम लोगों ने तमीज से ले ली तो कैश फ्लो तुम लोगों को जो है लॉजिकली समझ में आ जाएगा और फिर हम लोग पास पेपर्स करने के काबिल होंगे। सही है ना, तो सब ने इधर मुतवज्जे होना है। अगर किसी का कोई सवाल है खुदारा मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। अच्छा सर, अब आप सर एक बात बताएं, आपने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, सही है सर, आपने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन दिया, सारी चीजें बताई, फिर अचानक से जो है आप
प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट आपने हमें निकालना सिखाया। तो सर ये क्या माजरा था? मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो मैंने तुम्हें बताया था, इसका आम फहम ज़बान में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मैंने तुम्हें मतलब क्या बताया था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? ये बहुत गौर से सुनना, बहुत अहम बात है। ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि सर आपने कारोबार करके कितना कमाया, मेन बिजनेस करके कितना कमाया, मेन बिजनेस करके कितना कमाया, कितना कैश अर्न किया, यही होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब यह है कि आपने मेन बिजनेस करके कितना अर्न किया। अब जरा मुझे बताओ कि मेन बिजनेस जो आप करते हो वो कहां से आता है? ऑब्वियसली वो प्रॉफिट से आता है। आपने जो प्रॉफिट कमाया आप यही बोलोगे कि भाई मेन बिजनेस तो मेरा यही था, जो प्रॉफिट आपका आ रहा है एसओसीआई में। तो सर आप क्या करते हैं? यहां प्रॉफिट लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश निकालना होता तो आप क्या लिखते हैं? आप बोलते हैं सर एसओसीआई में मेरा प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो मेन एक्टिविटी से मैंने कमाया है। सही है, तो सर आप एक काम करें, वो प्रॉफिट उठा लें और उसमें से कैश, जो नॉन कैश आइटम्स है उनको निकाल दें, तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा। ऐसा ही करते हैं ना आप। अगर आपको बोला जाता कि सर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल के दो, तो सर आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं अच्छा एसओसीआई में प्रॉफिट आ रहा है मेरा, सही है सर ये ले लो, इसमें से आप क्या कर दो, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जिनको मैं नॉन कैश एडजस्टमेंट्स कहता हूं, आप क्या करते? वो प्लस माइनस करते। ऐसा ही करते, सही है, वो प्लस या माइनस करते, ऐसा ही करते ना आप। और आप फिर क्या करते? सर अगर कोई और नॉन कैश आइटम्स होते या कोई और आइटम्स होते तो सर आप उसको प्लस माइनस करते, सही है। और दूसरे आइटम्स कौन से होते? सर वो आपके होते करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, सही है। तो सर आपके पास क्या आ जाता? कैश प्रॉफिट आ जाता। ऐसा ही करते ना आप। तो सर मुझे आप एक बात बताओ, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो टोटल प्रॉफिट है ये जो है ये आपका फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, सही है। और सर ये जो कैश प्रॉफिट हुआ ये फिर क्या हुआ? कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब प्रॉफिट को तो हम रिप्लेस कर दो फ्लो से। तो सर अगर मैं आप लोगों को आपस की बात बताऊं तो पिछली क्लास में जो हम प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सीख रहे थे वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही निकालना सीख रहे थे। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह बातों ही बातों में हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सीख ली है, सही है। अब सर हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर निकालना है तो आपको याद है कि सर हसन मारफानी ने पढ़ाया है कि प्रॉफिट में से सर दो चीजें आपने जो है इंक्लूड या एक्सक्लूड करनी है, एक तो नॉन कैश एक्सपेंसेस और दूसरे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इम्पैक्ट। तो आपके पास ये जो कैश प्रॉफिट आएगा इट वुड बी नथिंग बट इट वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अच्छा इधर कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर जब आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में जो है अदर इनकम भी आ रही होती है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ रहा होता है, तो वो तो आपका मेन बिजनेस नहीं होता। तो मेरा बच्चा थोड़ा सा होला हाथ रखो, अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब मैं करवाऊंगा तो फिर मैं वहां तुम लोगों को क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आप जो है उस मेन प्रॉफिट में से निकालते। अभी फिलहाल आप अपने आप को फोकस्ड ये रखो कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकलेगा। सर आपने टोटल प्रॉफिट में से आपने क्या करना है, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम है उसको एक्सक्लूड करना है, और जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं उनका आपने इंपैक्ट लेस करना है या ऐड करना है। वो क्यों करना है इसकी लॉजिक हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखी। लास्ट सेशन में हमने प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सीखा। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है एंड नाउ यू पीपल वुड बी इंजॉइंग के सर हमने बातों बातों में जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सीख ली है। सर क्लियर है आपको? अच्छा अरसलान वो बताऊंगा मैं, वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बताऊंगा, सही है ना। अभी फिलहाल आपने ये याद रखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए आपने टोटल प्रॉफिट में से नॉन कैश एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करना है और इनकम को, और जो आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं इनको इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है, ताकि आपके पास क्या आ जाए? कैश प्रॉफिट आ जाए, जिसको कैश प्रॉफिट को हम दूसरी जबान में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कहते हैं। सर नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज जो हैं सर उसके साथ आपने क्या करना है वो अभी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आएंगे। सर यहां तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो मुझसे बात कर लो। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
आज की क्लास दो, आज की क्लास में कैश फ्लो तुम लोगों का यानी लॉजिकली फाउंडेशन वाइज डन, वी वुड बी डन विद कैश फ्लोज फ्रॉम लॉजिकल परस्पेक्टिव। फिर मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी है, कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ अपने सेल्फ मेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, ICC ICW के करवाऊंगा, सही है ना। तो सर जो है क्या कहते हैं, अब आज की क्लास बहुत अहम क्लास है, इसको बहुत गौर से लेना और अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर कर लो, क्योंकि अब मैं हर फ्लोर के ऊपर इंशाल्लाह हम लोगों ने 15 फ्लोर तक जाना है कैश फ्लोज पे, मतलब 15 क्वेश्चंस करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसकी फाउंडेशन अगर अच्छी होगी, किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन अच्छी होगी, तो तुम्हारे लिए 15 फ्लोर बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। उस पर तुम अपने हिसाब से चाहो तो 15 फ्लोर और भी खड़े कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं सर। दूसरी एक्टिविटी सर कौन सी है सर? अच्छा, फॉर्मेट वगैरह सब दिखा रहा हूं, अभी परेशान नहीं होना, अभी लॉजिकली समझो फिर फॉर्मेट दिखाता हूं। अभी लॉजिकली समझोगे सर ये कैश फ्लो, यानी अभी हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लिया सर, वो कैसे निकलेगा सर? आपने जो टोटल प्रॉफिट है ना, जो इनकम स्टेटमेंट में से आता है, उसमें से आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम और जो आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है, दैट्स इट। बाकी टेंशन नहीं लो, सही है। जितना पढ़ा रहा हूं अभी उतना ही फोकस करो, आगे एक एक चीज को जो है और डिटेल में बताऊंगा, सही है। अच्छा सर, नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहना है आपने। अच्छा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाकर, लॉन्ग टर्म एसेट्स से कितना कैश आया या गया। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आप बताते हो कि सर लॉन्ग टर्म एसेट्स, सर लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके कितने किस्म के हो सकते हैं मुझे बताओ? अलग अलग भी आ सकते हैं, साथ भी आ सकते हैं, सही है, दोनों किस्म के आ सकते हैं। अभी हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, फिर इन सब को मिला देंगे। अभी कॉन्सेप्ट्स अलग अलग लेंगे, फिर इन सब को मिला देंगे, सही है। अच्छा सर, लॉन्ग टर्म एसेट्स में कौन कौन से आते हैं सर? सर मेरी हेल्प आउट करोगे? सर पीपीई आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और पीपीई आता है, और सर आपके कोर्स में है इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, IS 40। अभी लिख देता हूं, परेशान नहीं हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। और क्या आता है सर? इंटेंजिबल्स आते हैं। इंटेंजिबल्स आपके कोर्स में नहीं है तो चलो जाने दो, अभी नहीं लिखता मैं। ये दो आइटम्स आते हैं सर फ्रॉम टेंजिबल परस्पेक्टिव। अच्छा सर, लॉन्ग टर्म एसेट्स में और क्या आता है? सर लॉन्ग टर्म एसेट्स में और आपकी आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट्स। और क्या आती हैं सर? इन्वेस्टमेंट्स। सर लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके ये दो किस्म के हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, बट वो भी फिलहाल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो मैं भी फिलहाल उस पर डेलिब्रेट नहीं करूंगा। अच्छा सर, मुझे आप लोग जरा एक बात बताएं, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, सही है, पास्ट नॉलेज, मुझे आप लोग बताएं कि सर पीपी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप पीपी अपने दिमाग में रखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी ना रखो, सही है। सर पीपी से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जरा रिकॉल करें आप। सर पीपी से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं? कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश ट्रांजेक्शन। सर पीपी आपने एडिशन किया होगा, अक्वायर किया होगा, परचेज किया होगा, एडिशन लिख देता हूँ। ट्रांजेक्शन सोचें क्या क्या हो सकती हैं? एडिशन, अक्वायर किया है, और क्या हो सकता है सर? सेलिंग, डिस्पोजल जिसको आप बोलते हो, सही है ना, डिस्पोजल। डिस्पोजल पे बाकायदा मैंने डिटेल में नोट लिखवाना है तो नोट 1, सही। और क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन, बहुत अच्छे, डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे। सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो आपके एडिशन का हिस्सा होता है। बचपन में आपने पढ़ा था ना कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। और सर और कोई आइटम आपको याद आ रहा है? और कोई आइटम आपको याद आ रहा है? रीवैल्यूएशन गेन, फेयर वैल्यू गेन या लॉसेस को मैं कर देता हूं, फेयर वैल्यू गेन, सही है। सर फेयर वैल्यू गेन क्या होता है? सर अगर लेट से आपका एक एसेट है, आपने 100 रुपए का खरीदा हुआ है, इसकी वैल्यू 150 रुपए 150 रुपए हो गई, 50 रुपए से बढ़ गई, फेयर वैल्यू गेन, ठीक है ना। अच्छा सर,
अब आप मुझे बताओ कि सर ये जो आपको मैंने 4 किस्म की ट्रांजैक्शंस लिखवाई हैं, इसमें से कौन सी कैश पे इम्पैक्ट होगा और क्या होगा, और किस ट्रांजैक्शन का कैश पे इम्पैक्ट नहीं होगा, आपने ये बताना है मुझे। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो सर आपने एंट्री बना लेनी है, आपको पता चल जाएगा। सर जब आप पीपी एडिशन करते हो, परचेज करते हो, तो बताओ कैश पे इम्पैक्ट होता है? जी सर कैश जाता है। तो कैश के परस्पेक्टिव से ये क्या है सर? कैश के परस्पेक्टिव से सर ये क्या होगा? आउटफ्लो। मैं इधर लिख रहा हूं माइनस। अच्छा सर जब आप डिस्पोजल करते हो, जब आप डिस्पोजल करते हो तो कैश का क्या होता है? इनफ्लो या आउटफ्लो? या कैश आता जाता ही नहीं है? इनफ्लो। जबरदस्त सर, इनफ्लो। अच्छा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, देखो डिस्पोजल का मतलब जो है ना, ये चलो मैं अभी ये नोट 1 करवाऊंगा तो इसमें डिटेल में बताऊंगा, सही है ना। इनफ्लो मैंने प्लस कर दिया। सर डेप्रिसिएशन, इनफ्लो आउटफ्लो, सर डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, सही है ना। नॉन कैश, सर बैक ऑफ द माइंड यू पीपल आर पासिंग एन एंट्री। सर फेयर वैल्यू गेन या लॉस, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, सर नॉन कैश, क्योंकि आपको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, आपका एक एसेट है 100 रुपए का है, अचानक से इसकी वैल्यू 150 हो जाती है तो आपको 50 रुपए मिलते थोड़ी हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती है, नॉन कैश। ऐसा ही है सर। सर ये आप अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी जब मैं कैश फ्लो बनवाऊंगा तो सर इसका मतलब है डेप्रिसिएशन और फेयर वैल्यू गेन या लॉस आपने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है सर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पहले तो जरा इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं। सर याद रखो, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर करते हो ना तो वो 2 तरीकों से करते हो, एज अ लेंडर या फिर एज एन ओनर। ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। सर लेट से मारफानी लिमिटेड में को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, आपने मारफानी लिमिटेड को एज अ लेंडर 10 लाख रुपए दिए कि भाई 10 लाख रुपए वापस दे देना हमें। तो सर अगर तो आपने एज एन उधार इन्वेस्टमेंट की है तो इस इन्वेस्टमेंट को आप कहते हो डेट इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट नाम है इसका, नाम है, सही है ना। अच्छा सर अगर तो आप एज एन ओनर, फॉर एग्जांपल आप मारफानी लिमिटेड के अंदर मेरे पास आते हो, मैं मारफानी लिमिटेड का सीईओ हूं, आपने बोला हसन मारफानी हमें मारफानी लिमिटेड के शेयर्स खरीदने, हम इसके मालिक बनना चाहते हैं कुछ हिस्से का। मैंने बोला सही है भाई शेयर्स खरीद लो। तो अगर आप एज एन ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये कहलाती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, नाम है इसका। सर फर्क क्या है दोनों में? सर याद रखो, याद रखो, जो डेट इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है, जो डेट इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है, इस रिटर्न को कहते हो आप इंटरेस्ट, सूद, विच इज हराम, सही है। और जो सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, सही है ना, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। आई होप आपको क्लियर है। तो सर ये सिर्फ आपकी नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए मैंने बताया कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने किस्म की हो सकती है। नाउ सर लेट्स मूविंग ऑन, मुझे जल्दी से बताओ सर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जल्दी से बताएंगे सर। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जल्दी से बताएंगे सर। जैसे आपने ऊपर पीपी का बताया ना सर, एडिशन, ज़बरदस्त, आपने अक्वायर किया, परचेज किया, एडिशन, इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेज किए, ऐसा ही है ना सर, एडिशन। इसी तरीके से सर और क्या हो सकता है? डिस्पोजल, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, डिस्पोजल या फिर रिडेम्पशन। और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है सर? डिविडेंड या इंटरेस्ट आपको मिलेगा, रिसीव्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, सर यही ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। इसी तरीके से सर और क्या हो सकती हैं? फेयर वैल्यू गेन और लॉस। कोई और याद आ रही है आपको? कोई और ट्रांजैक्शन याद आ रही है आपको? अच्छा सर एडिशन, इनफ्लो आउटफ्लो, कैश के परस्पेक्टिव से सर एडिशन, जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो कैश जाता है, आउटफ्लो। डिस्पोजल या रिडेम्पशन, सर इन्वेस्टमेंट आपने डिस्पोज की, बेची, तो आपको कैश मिलेगा, इनफ्लो। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड, इनकम नहीं, रिसीव्ड। इनकम और रिसीव्ड में फर्क होता है, सही है ना। क्या फर्क होता है जब क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा सर। इनफ्लो। फेयर वैल्यू गेन या लॉस, आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, मार्केट में वैल्यू बढ़ गई आपकी 150 रुपए, सर इनफ्लो आउटफ्लो, सर कुछ भी नहीं,
तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड मैक्सिमम यही चीज़ें आ सकती हैं कैश फ्लोज में, कुछ और नहीं आ सकता। तो सर अगर ये ट्री को तुम लोग पक्का कर लो तो तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। सर बनेगा कैसे बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्चुअली पक्का करोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैक्सिमम कौन से आइटम्स आ सकते हैं, सही है, और उसमें से कौन से कैश हैं और कौन से नॉन कैश हैं, पहले ये पक्का करो फिर फॉर्मेट देखते हैं। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। सर इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। पिक्चर लेके सर ग्रुप पे डाल दो। सर जल्दी जल्दी कर लो ताकि क्वेश्चन भी आज कर लें, जो तुम लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं वो भी खत्म हो जाएं फिर। सैयदा बच्चा आपने जो है लेट से लकी सीमेंट के शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपए के, मार्केट में इसकी वैल्यू हो जाती है लकी सीमेंट की 110 रुपया, तो मुझे बताओ आपको 10 रुपए मिलेंगे क्या? नहीं मिले ना बच्चा। जब बेचोगे तो मिलेंगे, जब इसको 110 में बेचोगे तो मिलेंगे ना, सही है। अच्छा सर इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दिया आपने, अब पिक्चर ले लो तो अच्छा, अब पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। बिल्कुल होगा जफर, बिल्कुल होगा। ये जब हम डिस्पोजल करवाएंगे तो उस पर मैं बात करूंगा, और एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, सही है। मैं इधर भी करवाऊंगा और अगर तुम्हें देखना है तो वो तुम रेफर भी कर सकते हो। अच्छा सर नोट 1 कर लेते हैं जल्दी से। नोट 1, ये जो ऊपर मैंने लिखवाया था ना N1, अच्छा यार एक्चुअली ना मैं क्योंकि रास्ते में इस ट्रैफिक में स्टकअप हुआ था, तो मेरी मगरिब की नमाज़ जो है ना अभी तक नहीं हुई है, सही है। अगर तुम लोग मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं जो है फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के जो है तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। इजाज़त है? 5 मिनट देते हो? ठीक 5 मिनट में मैं आया। 5 मिनट देते हो? आज हम लोगों ने कैश फ्लोज के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करना है कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद, सही है ना। फिर जिंदगी भर तुम कैश फ्लोज नहीं भूलोगे, सही है। तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं फौरन तुम लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ। थैंक यू।
अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी। सही है ना? जो है क्या कहते हैं, तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अकरम, तो सर स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? चलो अच्छी बात है। अकरम, ये पानी गर्म है? ये वाला पानी? हाँ चल छोड़ दे, दूसरा पानी जो है ना वो गर्म कर देना। सही, सादा नहीं, गर्म, जैसे चाय में डाल देना वैसा। उबाल दे बिल्कुल, मैंने मतलब पत्ती नहीं डालनी, बाकी जो है ना ना ना। हाँ हाँ। अच्छा सर, अच्छा सर, अब जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए जा रहा हूँ, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। यहाँ एक मैं आप लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो भी मैं क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। सर डिस्पोजल, डिस्पोजल नॉर्मली डिस्पोजल क्या होता है? सर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मेंट बाय डिस्पोजल, तो सर डिस्पोजल क्या होता है? नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं, जो हमारा व्यू है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है आमतौर पर, वो होती है डिस्पोजल मतलब सर बेचना। सर याद रखो, बेचना इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब कतन सिर्फ बेचना नहीं होता सर। डिस्पोजल का मतलब होता है अपनी बुक से एक्सक्लूड करना, राइट ऑफ करना। अब सर डिस्पोजल जो है सर वो सेल की फॉर्म में भी हो सकता है, सही है ना, बेच के भी हो सकता है। डिस्पोजल डिस्ट्रॉय होके भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एसिड तवा हो गया, ये भी डिस्पोजल है, सही है ना सर। डिस्पोजल आपका थेफ्ट से भी हो सकता है, चोरी हो गया, खुदा ना खास्ता चोरी हो गई किसी के यहाँ, डिस्पोजल बुक से निकल रहा है। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। सर आपने चैरिटी दे दी, ये भी डिस्पोजल है। तो सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता। डिस्पोजल मींस राइटिंग ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एग्जामिनर ने बाकायदा इस पे कमेंट भी दिया है कि बच्चे समझते हैं कि डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना होता है। नो नो नो, नॉट एट ऑल, सही है ना। अच्छा मजे की बात बताऊं, डिस्पोजल में ये चीज आपके लेवल पर तो नहीं आएगी, बट आगे जब तुम इंशाल्लाह जब तुम एमएफए में जाओगे या तुम जब फाइनल्स लेवल पर जाओगे, तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि डिस्पोजल में हम लोग जो समझते हैं ना कि सर हमेशा इनफ्लो होगा, सर बाजों का डिस्पोजल में आउटफ्लो भी होता है, सही है ना। स्क्रैप इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल, स्क्रैप इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल। अच्छा सर, यानी बोलते हैं ना कबाड़िए को दे दिया तो वो भी डिस्पोजल है, सही है। स्क्रैप में हम लोगों ने बोलते हैं ना बेच दिया। अच्छा सर, कुछ ऐसे डिस्पोजल्स भी होते हैं जिसमें आपका इनफ्लो नहीं होता, आपका आउटफ्लो होता है। अरे सर डिस्पोजल में आउटफ्लो कैसे होता है? जी बिल्कुल होता है। ये आप लोगों के अभी लेवल पर नहीं आएगा, बट एक अपनी जो है ज़हनशी कर लें आप लोगों की ग्रूमिंग के लिए। सर जो टॉक्सिक वेस्ट होता है ना, बाजू का जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ जो आपका मवाद होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए, उसको उठाने के लिए बाकायदा आपको पैसे देने पड़ते हैं, सही है। क्योंकि वो लेगा तो नहीं, जो उठाने वाला होगा जाहिर सी बात है माल वगैरह, उसको उल्टा पैसे देने पड़ेंगे कि भाई इसकी सफाई कर दो। तो सर ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया कि डिस्पोजल में आउटफ्लो भी आ सकता है, बट अभी फिलहाल आपके लेवल के लिए आप समझो डिस्पोजल का मतलब है इनफ्लो। और ये भी चीज याद रखनी है कि डिस्पोजल में सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं आता, सेल इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल, इट्स नॉट द सोल वे, ठीक है ना। अब सर इधर गौर से सुनेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सर हम बेच रहे हैं, सही है। अब सर हम माल बेच रहे हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। बहुत गौर से सुनना, मेरे पास एक एसेट है, लेट से मेरे पास जो है ये मोबाइल है, ये मोबाइल में बेच रहा हूँ। इधर गौर से सुनना, दैट्स माय लॉन्ग टर्म एसेट, राइट। बहुत गौर से सुनना, सही है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब होगा क्या तीन केसेस हो सकते हैं। दिस इज डिस्पोजल प्रोसीड्स, आपको कितने मिले। दिस इज बुक वैल्यू, दिस इज गेन और लॉस। एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल कर लेते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ रहें। सर लेट से ये मोबाइल जो है मैंने खरीदा था 10 रुपए का, एग्जांपल दे रहा हूं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, 10 रुपए का। अच्छा सर अगर मैं इसको 10 रुपए में ही बेचता हूं, कितने का गेन या लॉस हुआ? सर कुछ भी नहीं,
सर एक काम करें ना, लगे हाथों एंट्रीज भी बना दें। आए सर एंट्रीज भी बना लेते हैं। सर एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट पीपी क्रेडिट, कितने से सर? 10 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। कैश डेबिट 10 से, पीपी क्रेडिट 10 से ऐसा ही है सर। एक और एग्जांपल सर, केस 2। केस 2 में लेट से मैं बोलता हूं 10 रुपए का ये मेरा मोबाइल था, ये बिका 12 रुपए में। कितने में बिका है सर? 12 रुपए में। यहां आपका सर मैं एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट ये जो स्पेशली ओए लेवल्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि इंटर के बच्चे तो कैश फ्लो पढ़ते नहीं है, सही है, उनके कोर्स में नहीं होता। ओए लेवल्स के बच्चे जो नॉर्मली पढ़ के आते, गेन या लॉस जो है वो नॉन कैश आइटम है, इस पे मैं तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, इधर बहुत गौर से सुनना। सर आपका गेन कितना हुआ? 2 रुपए। सर एंट्री क्या पास होगी? सर मुझे बताओ आपकी जेब में कैश कितना गया है? आपकी जेब में कैश कितना गया है? 12 रुपया, सही है ना? 12 रुपए गए ना डिस्पोजल प्रोसीड्स, ये रहे 12 रुपए। पीपी कितने से क्रेडिट हुआ है? सर 10 से। और गेन कितना हुआ है? 2 से। तो सर यहां एक चीज याद रखें जो आप लोग बचपन में पढ़ के आए हैं कि सर गेन या लॉस नॉन कैश होता है। तो सर ऐसा नहीं है, आपको 12 रुपए का 10 रुपए की चीज 12 में बिक रही है तो 2 का गेन हो रहा है। तो भाई 2 का गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कैश में मिल रहा है 2 रुपया। तो सर याद रखो, गेन या लॉस इट्स अ कैश आइटम। तो सर फिर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्यों इसे हम एक्सक्लूड या इंक्लूड, वो बताता हूं, उसकी लॉजिक अलग है। उसकी लॉजिक ये नहीं है कि सर वो नॉन कैश है। अब एक और चीज सर, लेट से सेम एग्जांपल, 10 रुपए का सर एक एसेट है, अज्यूम करो 7 रुपए में बिकता है, तो लॉस कितने का है सर? 3 रुपए का। सर एंट्री क्या पास करेंगे? कैश 7 रुपया, लॉस 3 से, और पीपी क्रेडिट 10 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। डिस्पोजल के तीनों केसेस क्लियर हैं कि सर आपका जब आप नो गेन नो लॉस पे बेचोगे तो क्या एंट्री पास होगी, सर आप जब गेन में बेचोगे तो क्या एंट्री पास होगी, और सर जब आप लॉस में बेचोगे तो क्या एंट्री पास होगी। और इस एंट्री के जरिए आई एम श्योर यू पीपल आर क्लियर होन कि सर जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल इट्स अ कैश आइटम। आप देखो ना, आपको 10 की चीज 12 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, ये 2 रुपए का गेन ही तो है, और क्या है। अच्छा सर अब एक काम करते हैं, जरा गौर से सुनेंगे, जरा इधर गौर से सुनेंगे। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर कि सर अब हम इसको कैश फ्लोज के अंदर इम्बेड कैसे करेंगे, या कैश फ्लोज पे इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, बहुत गौर से देखना। मैं चाहूंगा आप लोग सब इधर मुतवज्जो हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेरे साथ रहेंगे आप लोग, सर मेरे साथ रहेंगे आप लोग। ये बहुत अहम चीज है जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूं। प्रॉफिट, ये हम लोग लास्ट सेशन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सीख चुके हैं, सही है ना। सर आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर, सही है। इधर मैं कुछ अहम चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, सही है। अच्छा, कैश प्रॉफिट को मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बोल सकता हूँ, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग भी बना लेता हूँ। एक रफ सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, सही है ना, कुछ भी नहीं करा, बस लिख रहा हूँ। फॉर्मेट के लिए भी आपको मैं केस 1, केस 2, केस 3, डिस्पोजल, प्रोसीड्स फ्रॉम पीपी। सर बहुत गौर से सुनना है आप लोगों ने। अच्छा सर आप जरा रिकॉल करें, एक चीज समझें, पहले तो एक चीज समझें, याद रखें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आप बताते हो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीद के या बेच के आपके पास कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। यानी अगर मैंने ये मोबाइल 12 रुपए में बेचा है तो मैं बोलूंगा 12 रुपए आए। प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ दिस मोबाइल इज 12 रुपया। अगर मुझे 5 रुपए जो है ये 5 रुपए में बिका है तो मैं बोलूंगा 5 रुपए आए। तो याद रखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने हमेशा आपकी जेब में जितना गया है वो दिखाना है, कैश का फ्लो दिखाना है ना। आपने ये तो दिखाना ही नहीं है कितने का था।
तो सर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे बताओ, पहला जो केस था केस 1, उसमें आपकी जेब में कितना कैश गया है, जल्दी से बताओ। आपकी जेब में कितना कैश गया है पहले केस में, जल्दी से बताओ। 10 रुपए, जबरदस्त जबरदस्त, 10 रुपए। सर आपको कैसे पता चला? ये देखो कैश डेबिट हो रहा है। दूसरे केस में आपकी जेब में कितना गया है? दूसरे केस में आपकी जेब में कितना गया है? 12 रुपए। ये देखो 12 रुपए, जबरदस्त। जेब में जितना गया है वो दिखाना है, ये चीज ये टिप में दे रहा हूं, ये याद रखनी है आपने। और केस 3 में आपकी जेब में कितना गया है? 7 रुपए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, दैट्स सो एप्रिशिएबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह सब जो है अभी बेसिक्स में अपना प्रॉफिट वगैरह एसओसीआई निकाल के आए, एसओसीआई बनाना सीख कर आए। तो सर आप मुझे बताओ, आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है, आपके टीचर आपको याद है अदर इनकम में गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल लिखवाते थे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आता था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको माइनस करवाते थे, और अदर इनकम के अंदर गेन या लॉस को प्लस या माइनस करवाते थे या नहीं करवाते थे, बताओ। हाँ सर करवाते थे। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो आपने प्रॉफिट उठाया है, अगर तो कोई गेन या लॉस होगा तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला प्रॉफिट है, ये मैं इन सर्कल कर रहा हूं, इसमें गेन या लॉस ऑलरेडी शामिल होगा। ये जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है इसमें गेन या लॉस शामिल होगा, क्योंकि अदर इनकम जो है वो प्रॉफिट से पहले आती है। ऐसा ही है ना? अच्छा सर पहला केस में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले केस में कोई गेन या लॉस नहीं हुआ है, तो इस प्रॉफिट के अंदर गेन या लॉस जो है वो शामिल ही नहीं है, वो शामिल ही नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले केस में तो शामिल ही नहीं है ना, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल पहले केस में तो शामिल ही नहीं है, क्योंकि कोई गेन या लॉस हुआ ही नहीं है। तो आपने कुछ भी नहीं करना कैश प्रॉफिट निकालते हुए या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर मुझे बताओ, दूसरे केस में जब तुमने ये प्रॉफिट उठाया है ये वाला, क्या इसमें तुमने 2 रुपए का गेन शामिल किया होगा? ये जो दूसरा केस है, जब तुमने प्रॉफिट निकाला होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जो एसओसीआई का प्रॉफिट आ रहा होगा उससे पहले अदर इनकम के अंदर गेन तुमने 2 रुपए का शामिल किया होगा, अगर यही केस है तो। हाँ सर बिल्कुल किया होगा। और सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ये जो आप 12 दिखा रहे हो, इस 12 में भी 2 रुपए का गेन शामिल है। सर वो कैसे? अरे भाई 12 रुपए का ब्रेकअप, ये ना 10 का पीपी था, 2 का गेन था। तो सर डोंट यू थिंक इट वुड बी अ डबल काउंटिंग कि आप इन्वेस्टिंग के अंदर 12 दिखा रहे हो जिसमें 2 रुपए शामिल हैं, और ये जो आपका प्रॉफिट आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसमें भी 2 शामिल हैं। तो सर ये ज्यादती नहीं है? तो सर डोंट यू थिंक हमें एक जगह से एक्सक्लूड कर लेना चाहिए? डोंट यू थिंक हमें एक जगह से एक्सक्लूड कर लेना चाहिए? तो सर हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट में से इस 2 रुपए के गेन को एक्सक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जब इंपैक्ट लिया था तो प्लस करा था, इंपैक्ट निकालेंगे तो माइनस करेंगे। तो सर आपको लॉजिक पता चली? तो सर याद रखें, गेन ऑन डिस्पोजल इट्स अ कैश आइटम, बट व्हाई वी एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रॉफिट टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, सिंस इट हैज ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज अ पार्ट ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड्स। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। तो आज के बाद मैं किसी बच्चे से ये ना सुनूं कि गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल नॉन कैश है, तभी हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अच्छा सर जल्दी से केस 3 बताओ, जल्दी से केस 3 बताओ। सर मुझे बताओ, ये तुमने जब 7 रुपए यहां लिया तो 7 रुपए के अंदर क्या लॉस शामिल है? जी सर बिल्कुल शामिल है। अगर लॉस ना होता तो 10 रुपए मिलते हैं। और ये जो लॉस है, डोंट यू थिंक ये तुम्हारे इस प्रॉफिट में भी शामिल है? इस प्रॉफिट में भी शामिल है। हाँ तो सर एक जगह से इंपैक्ट एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को यहां, लॉस को यहां ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर जब लॉस का इंपैक्ट लिया था तो माइनस करा था, लॉस के इंपैक्ट को निकालेंगे तो प्लस करेंगे। आई होप सर आपको क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। जल्दी से इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, और अगर कोई सवाल है तो मुझसे कर लो। अच्छा सर यानी अब आप जो है सर माशाल्लाह आपने इतना लॉजिकली बता दिया सारी बातें। अच्छा अब इसका जो है ना, देखो एग्जाम में ना तुम्हें लॉजिक नहीं लिखनी है। लॉजिक में इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि जब तुम 10 बंदों में बैठो ना, तो तुम लोग दुआएं दो कि हाँ यार जब हमने जिससे पढ़ा है, सही है, एक एक चीज जो है हमें पता है, सही है ना, लॉजिक क्यों क्या कैसे, क्योंकि खुदा के अलावा हर चीज का रीजन है। मगर एग्जाम में लॉजिक नहीं, एग्जाम में तुम्हें जो है फॉर्मेट आना चाहिए। तो अब
लॉजिक समझने के बाद अब ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो कि सर जब भी गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, जब भी डिस्पोजल होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपने टोटल डिस्पोजल प्रोसीड्स दिखानी है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से गेन या लॉस आपने माइनस या प्लस कर देना है। गेन होगा तो ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे और लॉस होगा तो प्लस करेंगे। सर क्यों करेंगे, उसकी लॉजिक डिटेल में हमने देख ली। हाँ, सब कुछ उल्टा हो रहा है मगर लॉजिक के साथ। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर आगे बढ़े। लॉस वाला एक बार बता दें, और भाई लॉस वाला एक और दफा बता देता हूं एक बच्चे की ख्वाहिश पे। भाई देखो मेरा बच्चा, तुम्हारे पास लॉस के केस में 7 रुपए आए, सही है। अब मुझे बताओ 3 रुपए का लॉस इस 7 में शामिल है ना, क्योंकि अगर लॉस है तभी तो तुम्हें 10 की जगह 7 रुपए मिल रहे हैं। और ये जो तुमने प्रॉफिट एज पर एसोसीआई दिखाया हुआ है मेरा बच्चा, सही है, इसमें भी तुमने जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल दिखाया होगा, क्योंकि एसोसीआई का जब फॉर्मेट अगर तुम रिकॉल करो जो तुमने बचपन में पढ़ा है तो लॉस ऑन डिस्पोजल हम दिखाते हैं, सही है ना। अच्छा, मेरे दोनों ग्रुप्स पे जो है वो बच्चे, रिदा आप भी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल रहे हो, दानिश आप भी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल रहे हो ना, आई एम श्योर ऐसा ही है। अच्छा सर आगे बढ़े, आगे बढ़े सर, कैन वी मूव ऑन सर। सर आगे बढ़े। अहमद रजा आप ग्रुप पे डाल रहे हो ना पिक्चर्स, सो कैन वी मूव ऑन सर। हाँ, हमेशा इन्वेस्टिंग में जो जेब में जाता है ना वो आता है। हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है दानिश। अच्छा सर, क्विकली मूविंग ऑन टू आवर लास्ट इन एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंशाल्लाह फिर जो है हम लोग कैश फ्लो का फॉर्मेट देखेंगे और हम लोग फिर क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा सर याद रखो, याद रखो, पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं, सही है ना। अच्छा सर, बात करें सर, बहुत गौर से सुन रहे हैं आप लोग, मेरे साथ हैं, सब सब मेरे साथ हैं, कुछ लिखना वगैरह सब छोड़ दें और सब मेरे साथ इधर मुतवज्जे हो जाएं प्लीज़। माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं, सही है, बच्चन एक जवाब देते हैं, ये क्या माजरा है। मेरे ख्याल से सब जिंदा इंसान है, हाँ माशाल्लाह, जिंदा सेहतमंद इंसान है। ओके अजान हो गई है मेरे ख्याल से, अब हम बात करते हैं, लेट्स क्विकली मूव ऑन। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाउ लेट्स discuss our last activity, then we would be done conceptually with regards to our cash flow statement. सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सर याद रखें, याद रखें, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि बिजनेस को फाइनेंस से कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है। सर याद रखें, बिजनेस को फाइनेंस ना दो तरीक़ों से मिल सकता है।
पैसे दो तरीकों से बिजनेस को मिल सकते हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं हो सकता। या तो ओनर बिजनेस को पैसे देंगे जिसको आप बोलते हैं कैपिटल या इक्विटी, या लेंडर्स बिजनेस को पैसे देंगे जिसको आप बोलते हैं लायबिलिटी। कोई तीसरा तरीका कार नहीं हो सकता। सही है। अच्छा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो फाइनेंस है, उन दोनों में फर्क क्या है? सर बहुत अहम चीज है सर, जब बिजनेस किसी और कंपनी में, किसी और एंटिटी में पैसे लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है, मगर अगर कोई बिजनेस में लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए फाइनेंस है। बहुत अहम चीज सर, अगर बिजनेस किसी और एंटिटी में पैसे लगा रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। और अगर बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है तो ये बिजनेस के लिए फाइनेंस है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। टिप ऑफ द डे, सही है, ये लिखना चाहो ये कहीं लिख लो। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं कि सर ओनर जब भी पैसे लगाता है बिजनेस में तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है? सर एडिशनल कैपिटल, जिसको आप लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हो। सर इनफ्लो आउटफ्लो, सर ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो। सर इनफ्लो, सर ओनर के पास से तो जा रहे हैं ना, अरे भाई हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, बिजनेस में तो आ रहे हैं ना। और क्या सर? ड्राइंग, बिजनेस से पैसे निकाल रहा है ओनर, आउटफ्लो। और क्या हो सकता है सर? डिविडेंड हो सकता है। डिविडेंड ऑब्वियसली कंपनीज के केस में आएगा, सही है ना, मगर चूंकि हम अभी ओवरऑल फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। सर डिविडेंड पेड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो। ठीक है सर, यही मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स हो सकते हैं ना, सही है। अच्छा सर, हम बचपन में पढ़ते थे कि प्रॉफिट को जो है उसको भी ऐड या लेस करते हैं, तो सर प्रॉफिट चूंकि हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कर रहे होते हैं तो इसको क्रॉस लगा दो, सही है, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डेल्ट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डेल्ट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सही है सर। अच्छा सर, लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सर क्या क्या हो सकती है ट्रांजैक्शन? लोन ऑब्टेन्ड, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो। लोन रीपेड, लोन वापस कर दिया, आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड, जाहिर सी बात है ना कि जो है क्या कहते हैं कि लेंडर ने जो आपको उधार दिया है, ही और शी वुड बी एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट आप पे करोगे, लेस। तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम ये आइटम्स हैं। ये ट्री जो मैंने बनाया है कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, इससे बाहर नहीं जा सकता एग्जाम में। मैक्सिमम यही चीज़ें जो है ना पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वाला ट्री भी जो है वो क्लियर होगा। सर अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। इसकी पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दें। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी आर डन, वी कैन से कि सर वी नो द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बाइफरकेटेड इनटू 3 कैटेगरीज: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पूरा ट्री हमने देख लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उसका भी जो है हम लोगों ने पूरा ट्री देख लिया, सही है। अब सर अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो सर फॉर्मेट की तरफ मूव ऑन करें, आगे बढ़ें सर। अब फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि फिर हम क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाए। मीनवाइल किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा सर, ये फॉर्मेट है आपका, सही है ना सर। जो हमने पढ़ा है इसको बहुत गौर से देखेंगे। अच्छा सर, हैंडआउट कैश प्रॉफिट नहीं लिख बेटा, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर निकालते हैं ना, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में निकालते हैं। ड्राइंग कुछ नहीं है बेटा, जो ओनर बिजनेस से पैसे निकालते हैं ना वो ड्राइंग है, सिंपल इज दैट। ओनर जो बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं वो ड्राइंग है, सिंपल इज दैट, सही है।
कैन वी मूव ऑन सर? कैन वी मूव ऑन सर? सर आगे बढ़ें, फॉर्मेट देख लें, फॉर्मेट देख लें सर। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज की क्लास अगर किसी बच्चे की मिस हो गई है, इसको बार बार देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा सर, जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का है सर? आप गौर से देख रहे हैं आप लोग। सर सबसे पहले तो नेम ऑफ द एंटिटी, फॉर एग्जांपल मारफानी लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड। याद रखें सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड बनता है, आपका बैलेंस शीट एज ऑफ बनता है, सही है ना। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर बनता है, कैश फ्लोज भी फॉर द ईयर बनता है, पूरे साल का बनता है, ठीक है ना, फॉर द ईयर। अच्छा सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब तुम रिकॉल करोगे जो मैं बोलता था ना, टोटल प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना, ये वही चीज है। देखो टोटल प्रॉफिट आ गया एज पर पीएनएल। सर बिफोर टैक्सेशन इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अभी टैक्स हमने नहीं पढ़ा, सही है ना। ये एज पर पीएनएल में तुम लोगों को प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकलवाता था ना, ये वही था। अच्छा सर, इसके बाद क्या करते थे हम, इनकम और एक्सपेंसेस जो नॉन कैश होते थे उसको हम लोग एक्सक्लूड करते थे। ये देखो डिप्रिसिएशन, लॉस या गेन, सही है। इसी तरीके से लॉस ऑन गेन ऑन डिस्पोजल, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन, ये सारे नॉन कैश हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम, सही है, ये दूसरी एक्टिविटी में आ रहे हैं। तो आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको अभी नरेशन को फिलहाल छोड़ दो, मोटा मोटा देखो फॉर्मेट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मेट तुम्हें हिफ्ज हो जाएगा। अभी लॉजिकली देखो कि सर ये जो मैंने तुम्हें प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सिखाया था ये वही है, बस इसको थोड़ा सा ना शशके वशके हेडिंग वेडिंग डाल दी है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सर डिक्रीज और इंक्रीज इन स्टॉक पढ़ा था ना कि करंट एसेट्स बढ़े तो कम कर देना। स्टॉक क्या है, स्टॉक क्या है तुम्हारा, करंट एसेट। देखो डिक्रीज हो रहा है तो प्लस कर रहे हो, सही है, पॉजिटिव साइन है ना, और इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर रहे हो। इसी तरीके से डेटर्स करंट एसेट है, बढ़ रहे हो तो कम कर रहे हो, कम हो रहे हैं तो बढ़ा रहे हो। इसी तरीके से तुम्हारा अदर करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स, एक्रूवल्स, सही है। तो सर जब तुम अभी फिलहाल टैक्स को और ग्रेचुइटी को छोड़ दो तो सर ये तुम्हारा वही कैश प्रॉफिट आ गया जिसको हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते थे। सर हमने रॉ फॉर्म में पढ़ा था, ये अब थोड़ा सा शशका वशका जो है मिर्च मसाले लगा के हमने पढ़ना है। तो सर क्लियर है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वही चीजें थी जो हमने पढ़ी हैं सिवाय टैक्स और ग्रेचुइटी के। जी बेटा, डेटर जो है करंट एसेट है, रिसीवेबल को कहते हैं। डेटर मतलब रिसीवेबल, क्रेडिटर मतलब पेएबल। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये तो बहुत आसान है सर। परचेज ऑफ पीपी, देखो हमने पढ़ा था माइनस होता है, देखो माइनस हो रहा है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी, हमने पढ़ा था प्लस होता है, देखो प्लस हो रहा है। परचेज ऑफ अदर नॉन करंट एसेट, कोई और अगर नॉन करंट एसेट है देखो वो माइनस हो रहा है, परचेज इन्वेस्टमेंट्स हो गई। सर सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अदर एसेट, देखो प्लस हो रहा है। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, देखो प्लस हो रहा है। जब टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सर यही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था अभी ट्री की फॉर्म में, ऐसा ही था या नहीं था? मैक्सिमम यही हो सकते हैं आयशा, जो इस फॉर्मेट में लिखे हुए बच्चा, मैक्सिमम यही हो सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सर इन्वेस्टमेंट्स या कंट्रीब्यूशन, इनफ्लो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ड्रॉइंग आउटफ्लो पढ़ा था ना। लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन्ड, देखो प्लस हो रहा है। लोन रीपेड, माइनस हो रहा है। इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट पेड, माइनस हो रहा है। तो सर जब आप इन सबको नेट करोगे तो क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। और जब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। तो सर यही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो माशाल्लाह सर आप लोग सब अब माशाल्लाह कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के काबिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर खुश हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख लिया, सही है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सर किसी का कोई सवाल? If there is any question, please feel free to ask. Excuse me, sir. अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। Excuse me, sir. बेटा ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप पर, ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप पर, ऑलरेडी शेयर्ड है। मैंने इनफैक्ट जो है वो ड्राइव का लिंक भी दे दिया है। अब सर हमने माशाल्लाह लॉजिकली पहले देखा चीज़ों को, फिर हमने जो है पेपर पर्सपेक्टिव से क्या करना है हमने वो देखा, फिर हमने फॉर्मेट देखा, और अब हम एक एक डिफिकल्टी वाइज एक एक क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। सर क्लास है हम लोगों की आगे, ठीक है, चलो सही है, ठीक है। तो सर ऑफ कर दें। अच्छा एराफ जो है इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं, सर ऑफ कर दें।
अच्छा सर, मैं एक दफ़ा क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ। जी जी बेटा, पेपर में पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आता है। पेपर में पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आता है। अच्छा, मैं बिल्कुल सर एक बार ओवरव्यू दे दें। फॉर्मेट की पिक लेनी है। अरे फॉर्मेट बेटा ग्रुप पे पूरा भेजा हुआ है, पूरा मैंने हैंडआउट भेजा हुआ है ग्रुप पे। असल में मेरी भी दूसरी जो है ना, तुम लोगों के सीनियर्स की क्लास है FR2 की, सही है। तो मैं भी ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 4-5 मिनट का ब्रेक भी चाहिए होगा। अच्छा सर, हम लोगों ने जो है आज सबसे पहले जो जितना पढ़ा था वो सब रिवाइज करा। फिर हमने देखा कि सर जो आप प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सिखाते थे सर, वो कुछ नहीं था, वो एक्चुअली जो है। अच्छा सर, मैंने आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस सब का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ तुम लोगों की मोहब्बत में। सर हमने आज के सेशन में सबसे पहले तो पूरा रिवाइज करा जो पिछला पढ़ा था। फिर आज हम लोगों ने देखा कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है सर, वो आप जो प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सिखा रहे थे वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करते हैं और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को प्लस या माइनस करते हैं बेस्ड ऑन द रूल। लॉजिक की मैंने तुम लोगों को डिटेल में जो है लास्ट सेशन में बताया भी था और उसकी बाकायदा शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाल दी है। अच्छा सर, फिर हमने पढ़ा कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो है सर, आपके जो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है वो आता है। सर याद रखें, लॉन्ग टर्म एसेट्स या तो पीपी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होंगे या फिर आपके जो है इन्वेस्टमेंट्स होंगे। सर क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं? पीपी से रिलेटेड एडिशन हो सकता है, वो आउटफ्लो होगा। डिस्पोजल हो सकता है, सही है, वो प्लस होगा। डेप्रिसिएशन हो सकता है, वो नॉन कैश होगा। फेयर वैल्यू गेन या लॉस हो सकता है, वो भी नॉन कैश होगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, एडिशन हुआ है। डिस्पोजल हो सकता है, इनफ्लो दैट इज़ इनफ्लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिकेंगी तो कैश आएगा। इंटरेस्ट या डिविडेंड आपका रिसीव हो रहा है, इनफ्लो। फेयर वैल्यू गेन या लॉस, नथिंग, नॉन कैश आइटम है। फिर हमने इसी तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअली दो किस्म की होती हैं, या तो डेट होंगी या इक्विटी होंगी। डेट पे जो आपको रिटर्न मिलता है उसको कहलाता है इंटरेस्ट या सूद, विच इज़ हराम। इक्विटी पर जो रिटर्न मिलता है दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड, विच इज़ हलाल, सही है। अच्छा सर, इसी तरीके से फिर हमने जो है लॉजिक देखी कि सर डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स अगर होते हैं तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डिस्पोजल प्रोसीड्स लेते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में गेन या लॉस को आप प्लस या माइनस या प्लस करते हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग, सही है। अच्छा सर, फिर हमने जो है क्या कहते हैं देखा कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो हैं कैश फ्लो, उसमें मैक्सिमम क्या चीज़ें आ सकती हैं। हमने देखा कि ओनर से रिलेटेड कैश के ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं या फिर लेंडर से रिलेटेड, सही है। उस पूरी ट्री को हमने देखा। फिर मैंने बाकायदा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट आपका पेपर में आ सकता है, सवाल आएगा पेपर में, वो हमने देखा कि किस तरीके से सवाल आएगा और हमने उसको किस तरीके से फॉर्मेट में ढालना है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह आज के सेशन को में जो है हम लोगों ने अपनी पूरी जो फाउंडेशन है वो हम लोगों ने कवर की है। तो सर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। नेक्स्ट सेशन हम लोगों का कब है? अच्छा, आप लोगों को पता है ना, हफ्ते में जो है हम लोगों की 5 क्लासेज हैं एंड आई एम टारगेटिंग इंशाल्लाह विद दिस पेस आई एम गोना कंप्लीट योर सिलेबस इंशाल्लाह गुड बिफोर अराउंड लाइक 1.5 और 2 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम। सर मैं फिर से बता रहा हूँ सर, ये हमारा अभी तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा, तुम मुझसे पढ़ रहे होगे, चीज़ें बहुत आसान होंगी, सही है। अगर तुम चाहते हो कि ये ऐसे ही आसान रहे, FR1 हलवे की तरह तुम्हारा निकले, जो कि इंशाल्लाह निकलेगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, जो कि मैं ग्रुप पे देख भी रहा होता हूँ। माशाल्लाह एवरीवन इज़ सो जो है मोटिवेटेड एंड यू नो सो एंथुसियास्टिक, सही है। तो इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं तुम लोग लगे रहो, सही है। अल्लाह तुम सबका हामी व नासिर हो। नेक्स्ट टॉपिक बेटा यही होगा। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा और भी चलेगा, बट अभी पास पेपर्स भी तो करने हैं ना बेटा। सारी में अभी ईमान बना है बेटा, ईमान को पक्का भी तो करना है ना, सही है। ईमान को पक्का भी तो करना है। सर आयशा का एक सवाल है कि सर स्टूडेंट फिर रोते क्यों हैं इफ़ इट इज़ दैट ईजी। यार देखो, जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूँ। देखो मैं आई कैन प्राउडली से आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट 22। तो देखो सीए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं जब सीए कर रहा था तो मैं तो पढ़ा भी रहा था। मैंने 2012 से जब मैं सीए जो है मैंने जब मैं सीए फाइनल्स में था
अब आवाज़ आ रही है? देख मेरी आवाज़ जा रही है बच्चों को? इधर आ नहीं रही है आवाज़। आ रही है नहीं आ रही? अब आवाज़ आ रही है मेरी? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। 1 मिनट में ज़रा स्क्रीन तुम लोगों से शेयर करूँ। हाँ चलो आगे आगे। एक बच्चे का जो है कमेंट आया कि सर आईकेप ने सुन लिया होगा। यार सर वी आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। सर अभी तो टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि मेरी FR2 की क्लास है, सही है ना। फिर जो है वो क्या कहते हैं, प्रोबेबली CA फाइनल्स की रिकॉर्डिंग भी होगी। तो सर क्योंकि आज अभी टाइम भी ख़त्म हो गया है तो मुझे ज़रूर याद दिलाना। तो मैं तुम्हें, क्योंकि मेरी खुद आई एम द लाइव एग्जाम्पल जिसके अंदर जो है वो बोलते हैं ना कि जो है मैंने क्योंकि खुद कर्जा लेकर जो है वो CA किया। और जैसा कि आई कैन प्राउडली से, मैंने अभी पता नहीं तुमने सुना या नहीं सुना, जो है क्या कहते हैं कि बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम द लाइव एग्जाम्पल के सर जो है CA आसान है, मुश्किल नहीं है। हाँ 2-3 चीज़ें जिनका तुमने ख्याल रखना होता है। तो मुझे आज तो नहीं क्योंकि आज टाइम ख़त्म हो गया है, तो दूसरे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें लिटरली बताऊंगा CA अल्लाह की कसम मुश्किल नहीं है, कोई भी पेपर मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड द माइंडसेट, यू जस्ट नीड द डेडिकेशन, सही है। अगर आप तमीज़ से पढ़ते हो। अब मसला पता है क्या है, अब मैंने लास्ट टाइम जो है तकरीबन 800 बच्चे जो FR1 के थे पूरे पाकिस्तान के, जब मैं उनको देख रहा था तो उन सब बच्चों में एक कॉमन ये थी कि सर पढ़ना ही आपने 1 महीने 1.5 महीने पहले स्टार्ट किया, परेशान हो जाते हैं। भाई अगर आप शुरू से ही प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, अपने टीचर की बात सुनोगे, तो पेपर मुश्किल नहीं है यार। सारे टीचर मोहतरम हैं, सब रिस्पेक्टेबल हैं, सब अपनी फील्ड के माहिर हैं, बट एटलीस्ट आप करते अपनी हो। मसला ये, आप टीचर की बात सुनो और अपना इमाम एक, ये क्या हुआ, इसे ऑफ कर दिया? आई डोंट नो, ये मेरे शायद नेट का मसला होगा, शायद नेट का मसला होगा शायद। हाँ ये मेरे पास है यार बच्चों, मेरे ख्याल से जो है ना वो, क्योंकि मेरे पास जो है आई डोंट नो, ये पता नहीं शायद क्योंकि मेरी एक और क्लास भी है। तो यार तुम लोगों से बातें तो बहुत ज़्यादा करनी है, सही है। तो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है मुझे ज़रूर याद दिलाना, मैं तुम्हें बताऊंगा। आयशा तुम्हारा सवाल आधा तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा, बाकी जो अधूरा जवाब है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में तुम लोगों को दूंगा। रेस्ट अश्योर्ड, जैसा बोलते हैं वैसा करो, इंशाल्लाह यू वुड बी थ्रू, सही है। FR1 इज़ रियली ईजी, ट्रस्ट मी इट्स रियली ईजी, प्रोवाइडेड कि तुम लोग जैसा बोलता हूँ ना वैसा करो। मैं लास्ट सेशन में, तुम यकीन करो, अभी हालांकि हम लोगों ने 1.5 महीने पहले, मैंने बोला चलो सही है हो गया ना, यानी जब मैं उनको जो है गाइडेंस वगैरह दे रहा था तो कुछ बच्चे बड़े परेशान थे कि सर हम क्या करेंगे। मैंने बोला भाई देखो 1.5 महीना है, अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा। और जब पेपर से निकले तो तुम यकीन करो इतने मैसेजेस कि सर हम अब फेल हों या पास हों, मगर हमें ये पता है कि हम अच्छा करके आए पेपर, सही है ना। तो जो था, जो चीज़ें बताई गई थी, जिस तरीके से बताई गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वही चीज़ें आई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डुटो वही छापा एग्जामिनर ने, सही है ना। अलबत्ता बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल हंच मोर और लेस वही कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हुए थे, ठीक है। तो सर अगेन मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह सब करेंगे CA, सब करेंगे, सब जो है आमीन बोले। मेरी तहे दिल से दुआ है तुम लोग सबके लिए। बस थोड़ा सा जो है ना अपने आप का जो है वो एक जो माइंडसेट होता है, सही है, उसको जो है तुम लोगों ने करना है, वो किस तरीके से करना है। तो आई एम गोना हेल्प यू आउट ऑन दैट। सर अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। खुसूसी तुम सबसे मेरे लिए भी दुआओं की दरख्वास्त है, सही है ना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, परसों मुलाकात होती है फ्राइडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। सर होमवर्क कुछ भी नहीं है, आज पार्टी करो। इंशाल्लाह फ्राइडे को जो है ना वीकेंड तुम लोगों का ख़राब करूंगा, ख़राब तो नहीं, खैर तुम लोगों को प्रैक्टिस दूंगा इंशाल्लाह। 7-8 क्वेश्चन जो है फ्राइडे को जो है, तो अभी वाले तुम लोग जो है थोड़ा सा इंजॉय कर लो, सही है। थैंक यू।